तो कल हमने देख लिया था टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रजिस्टिविटी, ठीक है, और अलग अलग मटेरियल का बिहेवियर टेम्परेचर के साथ कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अब तक जो देख लिया है वो हमने करंट देख लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उनके बीच का रिलेशन, ओम्स लॉ देख लिया हमने, और रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के ऊपर। तो क्वेश्चन देखें, मान लो हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ओके। इसका लेंथ हम सपोज कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हम सपोज कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ओके। अब नंबर वन कि करंट अगर इस फेज से एंटर करे और इस फेज से बाहर निकल रहा हो, और इस मटेरियल की रजिस्टिविटी हम सपोज कर लेते हैं 10⁻⁻20 ओम मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन, ये करंट का पाथ हम मान लेते हैं 1, आई दिखा रहा हूँ मैं इसको, और ये हम इसका ये वाला जिस रास्ते से जा रहा है इसको हम सपोज नाम दे देते हैं, ये है फर्स्ट, पाथ नंबर फर्स्ट। तो इसमें तुम्हें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, फर्स्ट के लिए। तो देखो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करेंगे, अभी तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं। देखें, रेजिस्टेंस जो होता है इट इज रो एल बाय ए, ठीक है। अभी ये जो है ना, ये तो इसकी लेंथ काउंट होगी और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया काउंट होगा। तो रजिस्टिविटी होगी 10⁻⁻20, इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 अपॉन इसका जो एरिया है ना, एरिया ये काउंट किया जाएगा 5 टाइम्स 2, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया, 2 इंटू 10⁻⁻2 है ना। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रेक्टेंगल शेप में है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमने वो फाइंड आउट कर लिया। तो इतना ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखें ये हो जाएगा 20 और 22 और 21, 10⁻⁻21 तो ऊपर हो गया, नीचे हमारे पास 10 इंटू 10⁻⁻4 ओम। तो ये -3 हो जाएगा नीचे और ऊपर जाके +3, तो 10⁻⁻21 प्लस 3 ओम, तो 18, तो 10⁻⁻18 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। और सेकंड तुम्हें ट्राई जो करना है, सपोज करंट इस वाले पाथ से अगर एंटर करता है और इस पाथ से एग्जिट करता है, ये पाथ नंबर 2 है, करंट का रास्ता नंबर 2। तो तुम्हें इस वक्त इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, ट्राई करेंगे। आपने ट्राई कर लिया होगा तो इसको चेक करेंगे मैं ना, और मुझको बताना राइट या रॉन्ग, ठीक है। तो सेकंड जो हमारे पास केस है, इसमें करंट का जो पाथ नंबर
2 है, देखें करंट यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से एग्जिट करता है, तो ये तो एरिया हो जाएगा और लेंथ इसकी 2 हो जाएगी ना। अभी इस केस में अगर हम देखें तो देखें लेंथ हमारे पास हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और एरिया के लिए हम कंसिडर करेंगे 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। ओके, तो रेजिस्टेंस 2 इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, रो है हमारे पास 10⁻⁻20 इंटू लेंथ, अब हम काउंट करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन एरिया हम काउंट करेंगे 10 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2। ओके, इतना हो तो आप इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 इंटू 10⁻, देखो -20 और नीचे 10⁻⁻4 था, उसमें से 10⁻⁻3 बचेगा, ये ऊपर आके +3 बन जाएगा। ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻, ये बचता हमारे पास -19 ओम, या हम इसको लिख सकते हैं 4.0 इंटू 10⁻⁻20 ओम। तो इस केस में रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। मुझको बताएं राइट है या रॉन्ग है आपका, और क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इसी का एक और पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए। इस बार हमारे पास जो एक मिनट, इस बार हम क्या ले लेते हैं, थर्ड केस में अब की बार करंट जो है वो ऐसे पीछे वाले फेस से एंटर कर रहा है और ये सामने वाले फेस से बाहर जा रहा है। ये हम पाथ 3 मान लेते हैं, और यानी पीछे वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, और ये फ्रंट वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ये। ठीक है, ट्राई करें। ये लेंथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R3 फाइंड आउट करें, ट्राई करेंगे। तो मुझे लगता है आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे राइट है या रॉन्ग बताएंगे मुझको, है ना। तो हम जानते ही होता रो एल बाय ए। अभी देखो हमारे पास अब लेंथ जो हो जाएगी वो ये 5 सेंटीमीटर हम काउंट करेंगे, और इसका जो एरिया हम लेंगे वो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा ना, 2/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रो थी हमारे पास 10⁻⁻20, लेंथ हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻2, मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, अपॉन, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2, इतना ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 10⁻⁻20 और नीचे हमारे पास होगा -3, ऊपर आके +3, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻, ये कितना बचता है 20 और +1 -19। चेक करके बताएं आंसर आपका राइट है या रॉन्ग, और क्लियर है या नहीं। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सपोज मेरे पास एक वायर है सिलेंड्रिकल शेप में,
इसमें करंट ऐसे एंटर करेगा और ऐसे एग्जिट कर रहा है। इसका जो रेडियस है इट इज इक्वल टू 1/√पाई सेंटीमीटर, और इसका रजिस्टिविटी जो है इट इज इक्वल टू 10⁻⁻5 ओम मीटर। आपको बताना है कि इसकी मैं कितनी लेंथ लूं सो दैट इस वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाए। ठीक है, तो ट्राई करें फिर मैं बताता हूँ। आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे। देखें, हमें पता है रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है ρL/A। ठीक है, हमें यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम का, रजिस्टिविटी है 10⁻⁻5, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है अपॉन, देखें इसका जो एरिया हो जाएगा वो सर्कल का एरिया होता है πr², तो पाई और 1/√पाई का होल स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई इंटू 1/पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू, ये -4 ऊपर जाएगा तो +4, ये हो जाएगा 10⁻⁻1 इंटू एल, तो एल इक्वल टू हो जाएगी 2/10⁻⁻1, जो कि हो जाएगी 20 मीटर लॉन्ग। ठीक है, बताएं राइट है या रॉन्ग। गुड। अभी तुम यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक बात नोट करना, ये जो, अगर तुमको खाली एक 2 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो कितना लंबा वायर चाहिए, 20 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और मेटल की रेजिस्टिविटी लगभग इसी के आसपास होती है, 10⁻⁻5 या 10⁻⁻6। लेकिन तुमको पता है कि रेजिस्टेंस, जैसे अगर मोबाइल फ़ोन में भी रेजिस्टेंस कई कई मेगा ओम तक के होते हैं, मतलब अगर मेरे को 100 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो कितना लंबा वायर चाहिए। ठीक है, इसलिए हम मेटल्स को रेजिस्टेंस की तरह यूज़ नहीं कर सकते, और रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना रेजिस्टेंस के अगर तुमने करंट को लगा दिया ना तो वायर इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इतना लार्ज करंट फ्लो होगा और वायर मेल्ट हो सकता है। तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि फिर हमने रेजिस्टेंस कैसे बनाए है ना। तो रेजिस्टेंस हम प्योर मेटल से नहीं बना सकते, हमने कुछ स्पेशल अलॉय बनाए। अलॉय जैसे मैग्नीन हो गया, निकल हो गया और कॉन्स्टेंटन हो गया। हम जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाते हैं वो इससे बनाते हैं, लेकिन फिर भी इन अलॉय का भी रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं, रजिस्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो फिर हमने कार्बन रजिस्टर बनाए, तो वो भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और, उसके बाद हम कार्बन रजिस्टर की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पर इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है सपोज 10 ओम। अब मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर मेरे पास हो गया 80 डिग्री सेल्सियस, और इस वक्त मेरे को पता लगा कि इसका रेजिस्टेंस जो हो जाता है इट इज़ सपोज 12 ओम। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका देखो सॉल्यूशन कैसे करें हम। हमें पता है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास R2 इक्वल टू R1 प्लस अल्फा डेल थीटा। ठीक है, R2 हमारे पास कितना, 12 ओम, R1 हमारे पास कितना था, 10 ओम, 1 प्लस अल्फा हमें फाइंड आउट करना है,
और टेम्परेचर में जो चेंज हुआ वो 80 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया। तो 12 डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे हम, इक्वल टू 1 प्लस 60 अल्फ़ा। ओके, तो ये हो जाएगा 1.2 माइनस 1 इक्वल टू 60 अल्फ़ा। ये हमारे पास आ जाता है 0.2 इक्वल टू 60 अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.2 बाय 60। तो 2 और ऊपर 10⁻⁻, हमारे पास हो जाएगा 2। एक तो ये 10 को रिमूव किया हमने, नो, इसको हम कर देंगे 10⁻⁻1, और इसका 10 ऊपर ले जाएगा तो 10⁻⁻1 अपॉन 6। तो इट इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁻2 पर डिग्री सेल्सियस, या 0.33 इंटू 10⁻⁻2 पर डिग्री सेल्सियस, या 3.33 इंटू 10⁻⁻3 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। चेक करें, कोई डाउट? क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है, हमारे पास एक मटेरियल है, उसकी रेजिस्टिविटी जो है इट इज़ 2 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके कर दिया है 120 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, दिस इज टेम्परेचर coefficient of रेजिस्टिविटी। ये सपोज है हमारे पास 10⁻⁻5 पर केल्विन। तो फाइंड द रेजिस्टिविटी एट 120 डिग्री सेल्सियस। ट्राई करेंगे आप? आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे हम। देखें, ρ2 इक्वल टू होता है ρ1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। ओके, तो ρ1 हमारे पास है 2 इंटू 10⁻⁻5, 1 प्लस अल्फ़ा हमारे पास है 10⁻⁻5, और टेम्परेचर में चेंज हुआ 120 माइनस 20 मतलब 100। तो ये हो जाता है हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻5, 1 प्लस 100 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हो जाता है हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻5 और 1 प्लस 10⁻⁻3। ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 और 1 प्लस 0.001। ओके, और 30। ठीक है, ठीक। ये हमारे पास आ जाएगा ρ2 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5 1.001। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2.002 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर आ जाता है। तो ये हमारे पास 120 डिग्री सेल्सियस पर रजिस्टिविटी की वैल्यू है। चेक करें, राइट है या रॉन्ग? गुड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन
ओके। एक क्वेश्चन हो। सपोज हमारे पास एक वायर है, इसका लेंथ है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 या A, और रेजिस्टेंस है R। अब मैंने क्या किया, इसकी लेंथ डबल कर दी। तो हमने क्या किया, इसकी लेंथ हमने डबल कर दी और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल करके A डैश हो गया होगा। तो रेजिस्टेंस इसका नया क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो, हम लेंथ चेंज करेंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका देखो सॉल्यूशन कैसे करें। जो रेजिस्टेंस 1 था वो था रो L बाय A, ठीक है। अब जो नया रेजिस्टेंस हुआ R डैश, इट इज इक्वल टू रो इंटू 2L अपॉन A डैश, ठीक है। अब देखो इस मटेरियल का वॉल्यूम तो सेम रहा ना, ये सिलेंड्रिकल शेप में है मटेरियल, तो इसका वॉल्यूम V1 जो है इट इज L इंटू ए। सिलेंडर का वो जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर तो ये हो गया ए, और इसका जो V2 है इट इज इक्वल टू 2L इंटू ए डैश। तो अभी देखो आप, इसका वॉल्यूम तो सेम रहना चाहिए ना, तो इसका वॉल्यूम हमारे पास जो होगा वो AL इक्वल टू 2L ए डैश, ठीक है। L से L अगर हम कैंसिल कर दें तो A डैश कितना हो जाएगा, A बाय 2। तो हम इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो इट इज इक्वल टू रो इंटू 2L अपॉन A बाय 2। तो ये ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है। तो हम देखें, अब हमारे पास R डैश का जो वैल्यू आ गया इट इज इक्वल टू 4 रो L बाय A। हम डिवाइड कर देते हैं, R डिवाइडेड बाय R डैश, तो ये हमारे पास आ जाएगा रो L बाय A अपॉन 4 रो L बाय A। तो A से A कैंसिल कर देंगे, रो L से रो L कैंसिल कर देंगे, तो R अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन 4 या 4R इक्वल टू R डैश। तो जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा इट इज़ 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। चेक करें, क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। सपोज हमारे पास कोई वायर है, इसका इनिशियल रेजिस्टेंस R, लेंथ L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। हमने अब क्या किया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/4 कर दिया। वायर को हमने खींचा, तो ये जो भी हम कर रहे हैं ना स्ट्रेचिंग करके कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसका एरिया A बाय 4 कर दिया। तो ये जो नया रेजिस्टेंस हो गया होगा इसका वो बताएं, ट्राई करें। आपको R डैश फाइंड आउट करना है। ओके, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, चेक करेंगे। देखिए नंबर 1 फर्स्ट रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं R इक्वल टू रो L बाय A। अब जो हमारे पास नया रेजिस्टेंस बना R डैश इक्वल टू रो, इसकी लेंथ चेंज होगी कुछ, हमें नहीं पता अभी कितनी,
और एरिया हो गया A/4। वॉल्यूम दोनों जगह सेम है, तो LA इक्वल टू L डैश इंटू A/4। यहाँ से हमें मिलेगा L डैश इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ L। तो ये हो जाएगी हमारे पास रो 4L, और डिनोमिनेटर का 4 भी न्यूमरेटर में आएगा अपॉन A। तो इट इज़ 16 टाइम्स ऑफ रो L/A। ओके, तो हम R अपॉन R डैश करते हैं इक्वल टू रो L/A अपॉन 16 रो L/A। तो रो L/A डिवाइड हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा ये 1/16। तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ R। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर वो स्ट्रेचिंग से लेंथ या क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर रहा है तो तुमको दोनों केस में वॉल्यूम सेम आएगा ना। भाई लेंथ में चेंज दो तरीके से किया जा सकता है, या तो स्ट्रेच करूँ या ला के एडिशनल कर दूँ। तो एडिशन में तो फिर तुम्हारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, तब वॉल्यूम का वेरिएशन मत करना, जैसे कि अगले क्वेश्चन में बताता हूँ। तो मुझको बताएं राइट है या रॉन्ग आपका। अगर वायर को स्ट्रेच या कंप्रेस करके लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज करते हैं, तब हम वॉल्यूम को इक्वेट करके नई लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट करते हैं। ओके, चेक कर लेना। अब एक क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें स्ट्रेचिंग करके नहीं किया उसने। मान लो एक वायर था L लेंथ का, क्रॉस सेक्शन एरिया A और रेजिस्टेंस R। अब अगर वो लेंथ बढ़ा देता है विदाउट स्ट्रेचिंग, लेंथ मान लो उसने कर दी 3L लेंथ और कर दी और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का मटेरियल जोड़ा, तो अब इस पूरे नए वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया वो फाइंड आउट करना है। इस नए वायर का रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो अब ये तो क्लियर है कि देखो अब क्या है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इट इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन को जो है वैसे तो ज़्यादातर चांसेस है वो स्ट्रेचिंग से लाएगा क्वेश्चन को, ठीक है, लेकिन तुम फिर भी ढंग से पढ़ना कि उसने ऐसा तो नहीं है कि एडिशनल लेंथ ला करके जोड़ा है। तो देखो R डैश इक्वल टू हो जाएगा रो लेंथ अब कितनी होगी 4L अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहा, ठीक है। तो अब R अपॉन, यहाँ पर वॉल्यूम को हम इक्वेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हुआ है, ठीक है, अपॉन 4 रो L/A। इट इज इक्वल टू 1/4। तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सपोज एक वायर की लेंथ डबल कर दी स्ट्रेचिंग करके, तो व्हाट इज द चेंज इन रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी तो ज्योमेट्री पे डिपेंड ही नहीं करती, तो रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा ना। क्वेश्चन को ठीक से रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन को ठीक से रीड करना इंपॉर्टेंट है। घबराहट में, एग्जाम में, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करें, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो। क्वेश्चन को 2 बार रीड करें अगर ढंग से नहीं समझ में आया तो, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे मैं तुम्हें अगला बताता हूँ। जैसे सपोज एक क्वेश्चन वो ऐसा दे, लेंथ ऑफ अ वायर is doubled by stretching, then what is the change in its resistivity। अब ध्यान से करना है, जल्दबाजी में ऐसा नहीं हो तुम इसको रेजिस्टेंस कर जाओ और तुम सॉल्व कर दो। ध्यान रखना रजिस्टिविटी जो होती है इट इज m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ होती है। इसमें तो लेंथ जैसी कोई चीज आती नहीं है, तो इट विल रिमेन
अनचेंज, तो इसका आंसर तुम्हें लिखना होगा इट विल रिमेन अनचेंज। ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है लेंथ से। नेक्स्ट एक और चीज ध्यान रखो कि जो अल्फा होता है ना, जैसे मैंने R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा लिखा है, तो अल्फा जो होगा इसका जो साइन होगा पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स एंड इसका साइन नेगेटिव होगा फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। है ना, ये या रजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो, इन दोनों केस में क्या दिक्कत होगी इसके साथ, 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। ठीक है, तो अल्फा जो है, क्योंकि क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इसलिए प्लस होता है, और सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर का कम होता है तो वहां पर नेगेटिव होता है। जैसे सपोज अगर तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दिया जाए, एक क्वेश्चन अगर ऐसा दें कि अल्फा फॉर insulator is minus 2 into 10 raised to power minus 3 per Kelvin, then what will be resistivity at 120 degree Celsius if resistivity of material at 20 degree Celsius be 10 raised to power 2 into 10 raised to power minus 6 ohm meter। आपके पास 1 मिनट का टाइम है टू ट्राई दिस क्वेश्चन, उसके बाद मैं बताता हूँ, ट्राई करें। आपने ट्राई कर लिया होगा या कर रहे होंगे, अभी चेक कर लेते हैं ना। देखें, हमारे पास जो फॉर्मूला है इट इज ρ2 इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। ओके, ρ1 हमारे पास है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। हालांकि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी काफ़ी बड़ी होती है, तो मैंने कम लिखी है, 10 टू पावर माइनस 10 या 12 तक जाती है। तो वो एक बार चेक कर लेना, आपकी जो बुक में ना सब मटेरियल की दी होगी रजिस्टिविटी और रजिस्टिविटी दी होगी स्पेशली। तो अल्फा यहाँ पर देखो, अल्फा यहाँ पर क्या है -2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ओके, और टेम्परेचर में जो चेंज है हमारे पास 120 माइनस 20। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 1 माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 10 टू पावर 2। तो ये हो जाता है 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 1 माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 1। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10, तो हो जाएगा 0.2। हमारे को मिलेगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 0.8, ये हो जाता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 6 ओम मीटर। चेक करके बताएंगे, कोई डाउट है तो पूछें।
राइट है या रॉन्ग वो भी बताएंगे। चेक करके बताएं आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। यहाँ पर आप देखो इसकी रजिस्टिविटी ना टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम हो गई। गुड। और मेटल या कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर अल्फा नेगेटिव होता है इसलिए डिक्रीज हो गई। अब देखो मैंने आपको बताया, अभी हमने चेक किया ना कि कंडक्टर की रजिस्टिविटी तो होती बहुत कम होती है। तो अगर मैं कंडक्टर से रजिस्टेंस बनाने की कोशिश करूं तो मुझको बहुत लंबी लेंथ चाहिए होगी छोटा सा रजिस्टेंस भी बनाने के लिए। तो फिर हमने क्या करा, हमने बोला ठीक है हम अलॉय बनाते हैं। अलॉय क्यों बनाएं? ताकि उनकी रजिस्टिविटी को हम हाई कर पाएं और उनका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट या टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी है उसको लो कर पाएं। मतलब हम रजिस्टेंस ऐसा नहीं चाहते ना, क्योंकि क्या होगा कि जब सर्किट में रजिस्टेंस से करंट फ्लो होगा तो वो गर्म होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो वो हीट, उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए वायर गर्म हो जाते हैं, है ना। हमने बोला ना रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है, जैसे वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो रेजिस्टेंस आता है उनके फ्लो में। रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है, ये जो सक्सेसिव कोलिजन होते हैं इसमें इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी जब टकराता है तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और इसलिए जब करंट फ्लो होता है वायर में से तो वो गर्म होने लगता है। अब अगर हमने सपोज हमको एक स्पेसिफिक करंट चाहिए था, हमने उसके लिए रेजिस्टेंस लगाया था मान लो 2 ओम। अब अगर गर्म होने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हमारा करंट तो कम हो जाएगा, हमारा अप्लायंसेस ठीक से काम नहीं करेगा। तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि भाई मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ नहीं बदलना चाहिए, तो हम अल्फा को कम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए तुमने देखा होगा कि जो कंडक्टर होते हैं उनकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ ऐसे इंक्रीज होती तेजी से। लेकिन हमने जो स्पेशल अलॉय देखे थे मैग्नीन कॉन्स्टेंटन और या जो मैग्नीन है, मैग्नीन कांस्टेंट और निक्रोम, उनकी रजिस्टिविटी ऐसे चेंज हो रही होती है। ओके मैंने यहाँ थोड़ा गलत बनाया, ये ऐसे जाएगा और इनका ग्राफ ऐसे जाता है, ये अलॉय का ग्राफ है और ये है कंडक्टर का। ठीक है, मतलब मेटल्स का, जो प्योर मेटल्स है, दोनों ही कंडक्टर है लेकिन ये प्योर मेटल का ग्राफ है और वो अलॉय का है। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि रजिस्टिविटी में एक तो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन थोड़ा स्लो हो रहा है और वो लगभग लीनियरली हो रहा है। लेकिन अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अलॉय की भी रजिस्टिविटी हम बहुत नहीं बढ़ा पाए। अगर हमें करीब 10⁻6 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो हमको तो बहुत बड़ी लेंथ का अलॉय चाहिए, तो यहाँ पर दिक्कत खड़ी हुई। तब फिर एक स्पेशल टाइप के रेजिस्टेंस बनाए सेमीकंडक्टर से, जैसे कार्बन से बनाए। कार्बन कंडक्टर होता है लेकिन इसकी रजिस्टिविटी हाई होती है। तो हमने क्या करा, हमको पता है कि अगर हम थिकनेस कम कर देंगे तो जो उसकी रजिस्टिविटी है बढ़ जाएगी बहुत, सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अब देखो, अब शुरू में देखो दो तरह के रेजिस्टेंस होते हैं। जब रेजिस्टेंस बनाए ना, हालांकि इस बार तुम्हारे जो एनसीईआरटी के कोर्स में ना कार्बन रेजिस्टेंस हटा दिया गया है, इसलिए मैंने जिन टॉपिक को रेड कलर से मार्क किया हुआ है ना, मतलब वो एनसीईआरटी में अब नहीं है, हटा दिए गए। तो कार्बन रेजिस्टेंस हटा दिया है, लेकिन फिर भी ये आ सकता है कभी बाई चांस, क्योंकि पेपर बनाने वाले को तो ध्यान होता नहीं है, वो अपनी धुन में बना देता है। तो ज़्यादा नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा, छूट गया और वो आ गया तो वो दिक्कत दे जाएगा। तो रजिस्टेंस एक तो हम अलॉय से बनाए जो हमने स्टैंडर्ड बनाए, और एक हम कार्बन रजिस्टर से बनाए। ठीक है, देखो ये कैसे बनते हैं। ये जो तुम्हें ब्लैक नजर आ रहा है ना, ये कार्बन की एक पतली सी फिल्म है। ठीक है, थिकनेस बहुत कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बीच में सिरामिक कोर भरा हुआ है और ये कनेक्टिंग वायर है, इसको हम कार्बन रजिस्टर बोलते हैं। तुमने अगर देखा होगा कुछ अप्लायंसेस में ऐसे बने हुए शेप में होते हैं, ये कार्बन रजिस्टर है। तो नंबर वन देखो, एक तो प्रॉब्लम क्या है, अगर हम वायर मेटल का बनाएंगे या अलॉय का बनाएंगे तो एक तो ये बल्कि हो जाएगा,
हम क्या करते हैं कि अलॉय का रेजिस्टेंस बनाने के लिए उसको ऐसे कॉइल्ड बना देते हैं, कॉइल शेप में, ताकि उसकी लेंथ बड़ी सी ना बने। तो इसका बनाएंगे, लेकिन फिर भी ये भारी भरकम हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। दूसरी बात, इनका जो अल्फा होता है वो कार्बन रजिस्टर्स के कंपैरिजन में हाई होता है, मतलब टेम्परेचर के साथ इनका वेरिएशन होगा, बदलेगा इनका वैल्यू। नंबर 3, एक तो ये मेटल है, कॉस्टली होते हैं। ठीक, ये सारी प्रॉब्लम कार्बन रजिस्टर्स में दूर हो जाती है। इवन हम कार्बन के बहुत इतना छोटा सा रजिस्टर भी बना सकते हैं जो बहुत बड़ी वैल्यू का हो, तो हम उसका एक तो साइज बहुत कॉम्पैक्ट कर पाएंगे। तो कार्बन रजिस्टर का एक तो साइज होता है वो कॉम्पैक्ट होता है। दूसरा, इनका जो अल्फा होता है वो लो होता है, तो टेम्परेचर के साथ इनका वेरिएशन कम होता है, टेम्परेचर के साथ ये बदलते नहीं है इनकी वैल्यू। और दूसरा, अगर हम लार्ज स्केल पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इकोनॉमिकली पड़ते हैं। इतना एक रेजिस्टेंस 1 या 2 पैसे का भी बन जाता है, इतना छोटा भी बन सकता है। तो ये अब लेकिन समस्या क्या है कि ये इतने छोटे हैं, आजकल तो और भी छोटे जो पीसीबी के ऊपर माउंट हो जाते हैं, वो तो बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। तो अभी जैसे ये हमारे कोर्स में तो ये है वाला, इस सिरामिक के करीब इतने बड़े साइज़ का होगा। अब इतने छोटे से साइज़ पर हम इसकी वैल्यू तो नहीं लिख सकते, तो क्या किया, कलर कोडिंग कर दी। इसके ऊपर एक कलरफुल रिंग बनाते हैं और उससे हम इसकी वैल्यू रीड कर सकते हैं। तो देखो, 4 बैंड का रजिस्टर होता है हमारे पास। शुरुआत में जो 2 कलर होते हैं, जो तुम देखोगे फर्स्ट और सेकंड, ये 2 डिजिट बनाते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट बनाते हैं। थर्ड नंबर का जो कलर हो आता है वो 10 की पावर होती है, और फोर्थ वाला टॉलरेंस लिमिट होती है कि तुम्हारा रजिस्टर कितना कम या ज़्यादा हो सकता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वैल्यू कैसे पढ़ें, उसके लिए हमारे पास एक कलर कोडिंग है। ठीक है, जैसे ये जो आपके पास है ना, ब्लैक, फिर उसके बाद ब्राउन, ब्लैक को हमने डिजिट 0 नाम दिया हुआ है, ब्राउन को हमने 1 नाम दिया हुआ है, रेड को 2, ऑरेंज 3, ऐसे करके हमने वाइट तक नाम दे रखे हैं। इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, कुछ बुक में होता है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ब्रिटेन का बी ना, ये हो गया ब्लैक का बी, ये हो गया ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये तो फिर साइलेंट रहने दो, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इस तरह से कलर कोड याद रख सकते हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, आसान तरीका याद रखने का, तो ये हम याद रख सकते हैं। और जो फोर्थ रिंग होती है उसके 3 कलर पॉसिबल हैं, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, टॉलरेंस लिमिट के लिए। जो तुम शुरुआत के 3 बैंड देखोगे ना, वो 3 बैंड तो इन कलर्स से कंट्रोल होते हैं, और फोर्थ बैंड जो होता है उसके लिए ये होता है। गोल्ड का मतलब है 5% तुम्हारा रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो सकता है, सिल्वर हो तो टॉलरेंस 10% की, और नो कलर हो तो 20% की। अब जैसे तुम्हें एक वैल्यू रीड करना बताता हूँ मैं। मान लो एक तुम्हारे पास कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है, इसमें 4 बैंड है, 1 2 3 4। ये वाला बैंड का कलर है, मान लेते हैं रेड। इस वाले कलर, इस वाले बैंड का कलर है सपोज ग्रीन। और ये थर्ड वाला बैंड सपोज हम मान लेते हैं ब्लैक, और फोर्थ हम मान लेते हैं सपोज सिल्वर। तो अब इसकी वैल्यू कैसे रीड करूं, देखो रेड को क्या नाम नंबर दिया हुआ है हमने 2, तो ग्रीन को हमने नंबर क्या दिया हुआ है 5, तो 25 हो गया इंटू 10 पावर। थर्ड कलर जो ब्लैक है, ब्लैक को हमने कितना नंबर दिया हुआ है 0, तो पावर यहाँ पर आएगी 0, प्लस माइनस सिल्वर की टॉलरेंस होती है 10%, है ना, ये हो जाएगा वैल्यू। तो इतना ओम का रजिस्टर है तुम्हारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 10 की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 10%। 10% किसका, 25 का। तो इसकी अगर एक्चुअल वैल्यू में देखूं तो 25 का 10% होता है 2.5। ठीक है, तो मतलब तुम्हारा रेजिस्टेंस
25 माइनस 2.5 से लेकर के 25 प्लस 2.5 तक वेरी कर सकता है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 25 में से 2.5 गया तो 5 4 20, तो ये 22.5 से लेकर के 27.5 तक का वैल्यू रख सकता है। ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे रीड कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताएं। क्या होगा इसमें? चेक करने, देखो यहाँ तक समझ में आ गया वैल्यू हम कैसे रीड करते हैं। पहले दो डिजिट तो सिग्निफिकेंट फिगर है, थर्ड डिजिट जो थर्ड तुम्हारे पास रिंग है वो 10 की पावर है, और फोर्थ रिंग टॉलरेंस लिमिट है। ओके, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम ट्राई करो। सपोज आपके पास एक कार्बन रजिस्टर है, उसमें 4 रिंग्स हैं। फर्स्ट रिंग का सपोज कलर है वॉयलेट, सेकेंड रिंग का कलर है सपोज येलो, थर्ड रिंग तुम्हारे पास है सपोज ब्राउन कलर की, और लास्ट वाली है नो कलर। इसकी वैल्यू रीड करके बताओ कितनी आएगी। आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे अब। देखो, वॉयलेट का नंबर है 7, येलो का नंबर है 4, तो 74 इंटू 10 ब्राउन है 1 पावर के साथ, प्लस माइनस नो कलर मतलब 20%। तो आपका जो ये रेजिस्टेंस है इट इज़ 740 प्लस माइनस 20%, इतना ओम है। इसको और अगर हम देखें तो 740 का 20%, ये हो जाता है हमारे पास 148। तो 740 माइनस 148, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 9 और 5। तो ये हो जाएगा 592 से लेकर के 740 प्लस 148 मतलब 888 टू 888 ओम। ठीक है, मुझको चेक करके बताएं आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। 740 प्लस माइनस 20% आना चाहिए। गुड। अब इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, हमको हो सकता है क्वेश्चन वैल्यू दी जाए और उसका कलर कोड बनाओ। तो तुम कलर कोड बनाओ किसका? सपोज हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है R इक्वल टू 25 प्लस माइनस 5%। तो इसके चारों जो बैंड होंगे उनका कलर बताओ। फर्स्ट बैंड का क्या है, सेकंड बैंड का कलर क्या है, थर्ड का क्या है और फोर्थ का क्या है। इन 4 बैंड्स का मुझको कलर बताओ। ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, गोल्ड। ओके, चेक करते हैं। देखो, 2 का मतलब है हमारे पास रेड, तो फर्स्ट कलर तुम्हारे पास आ जाना चाहिए रेड। सेकंड हमारे पास है 5 मतलब है ग्रीन। उसके बाद थर्ड आना चाहिए इंटू 10 टू पावर 0 मतलब ब्लैक, और लास्ट 5% मतलब गोल्ड। तो रेड, ग्रीन, ब्लैक, गोल्ड, ये क्या आपका आंसर? ओके, ठीक है, गुड। तो ये हो गया हमारे पास कार्बन रजिस्टर। हम आगे मूव करते हैं।
कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है भाई, हमारे पास सारी वैल्यूज के तो रेजिस्टेंस हो नहीं सकते, तो फिर हम कंबाइन करके अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस बनाते हैं। रेजिस्टेंस को अगर हमको इंक्रीज करना हो तब हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, और अगर हमको रेजिस्टेंस कम करना हो तो हम पैरेलल में कर देते हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का उल्टा होगा, देखना ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। हम सीरीज में कनेक्टेड कब बोलेंगे? जब सभी से फ्लो होने वाला करंट सेम हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इनमें अलग अलग हो जाता है। तुम अगर कैपेसिटर वाले से कंपेयर करो तो कैपेसिटर में क्या चीज़ सेम होती है? उन सब में चार्जेस सेम होता है। यहाँ पर क्या सेम है? करंट सेम है। ये जैसे फर्स्ट रजिस्टर है, ये सेकंड रजिस्टर है, ये थर्ड रजिस्टर है, वी वोल्ट की बैटरी लगाई, आई वैल्यू का करंट फ्लो रहा है। अगर तुमने वहाँ पर देखा था, वो कैपेसिटर को हम जब पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट करते थे, ये C1, ये C2, ये C3, तब वहाँ पर है ना चार्जेस की वैल्यू सभी पर सेम आती थी ऐसे, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता था वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास अगर सीरीज में हमने फॉर्मूला देखा था तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कंपेयर इसलिए करा रहा हूँ कि कंफ्यूज मत होना, यहाँ फॉर्मूला थोड़ा बदल करके आएगा, ठीक। अब देखो, आई वैल्यू का करंट सब में से फ्लो होगा, क्यों? क्योंकि चार्ज अपने आप बन नहीं सकता और बिगड़ नहीं सकता। तो अगर किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में अगर क्यू अमाउंट के चार्ज गए, तो वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से सेम टाइम में सेम चार्ज फ्लो होना चाहिए, करंट का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास अलग अलग शेप की तुम्हारे पास पानी का ट्यूब है, वाटर का फ्लो तो सेम आएगा ना हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया से। मैं तुम्हें अगर नहीं समझ में आएगा तो पानी के एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा V1, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V2, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V3। ये क्या चीज़ है V1, V2, V3, वो भी मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा। तो अभी सुनो, हमको ओम्स लॉ पता है, V इक्वल टू आई आर। तो इस हिसाब से V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? IR1। V2 कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस IR2, और थर्ड हो जाएगा IR3, ठीक है। अब इन तीनों की जगह हम एक ही रजिस्टर यूज करते, जिसको हम ई इक्विवेलेंट बोलें, और सेम बैटरी से लगाते सेम करंट ऑब्टेन करने के लिए, तो वैल्यू क्या हो? तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो V इक्वल टू हो जाएगा IR इक्विवेलेंट, ठीक है, या IR समझ लो, सिंपल सा, खाली कंफ्यूजन ना हो तो, ठीक। अब देखो, V क्या चीज होती है? किसी सर्किट से 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने में वर्क डन। तो ये जो V है ना, बैटरी का V, अभी हम आगे पढ़ने वाले EMF, अगर ये बैटरी पूरे सर्किट से 1 कूलम चार्ज फ्लो कराए तो ये कितना वर्क डन करेगी? V क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन इन सर्कुलेटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू द सर्किट। उस वर्क डन का एक हिस्सा V1 R1 से फ्लो कराने में खर्च हुआ, और R2 से 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने में जो वर्क डन करना पड़ा बैटरी को, इट इज V2। और सिमिलरली R3 रेजिस्टेंस से 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने में जो वर्क डन है, इट इज V3। अब एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, भाई एनर्जी जो इनपुट में हमको बैटरी ने दी वही तो आउटपुट में मिलेगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। इस V की जगह हम लिख देंगे IR, इस V को रिप्लेस कर देंगे IR1 से, V2 को रिप्लेस कर देंगे IR2 से, V3 को रिप्लेस कर देंगे IR3 से, ठीक है। तो हमारे पास है IR इक्वल टू I कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। I से I हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कॉम्बिनेशन हमको कब यूज़ करना चाहिए? इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब हमको बढ़ाना हो।
इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में जोड़ोगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन अगर तुम इसको कंपेयर करो कैपेसिटर से, तो कैपेसिटर में इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ने पर डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इफेक्टिव कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है, लेकिन रजिस्टर को आप सीरीज में जोड़ोगे तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दोनों का फॉर्मूला उल्टा है। देखो वहाँ पर जो पैरेलल में फॉर्मूला है वो यहाँ सीरीज में, और यहाँ पर जो सीरीज में वो वहाँ पर पैरेलल में फॉर्मूला है। तो ये हो गया पहली बात। तुम्हें बताता हूँ अब इस जो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब मैं तुम्हें समझा रहा था ना, देखो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें समझाता हूँ इस कहानी को। देखो मान लो मेरे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है 1 ओम का, सेकंड रेजिस्टेंस है सपोज 2 ओम, एंड थर्ड रेजिस्टेंस है सपोज 3 ओम। ठीक है, और मैंने 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी। अब सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा वो निकालना हो ना, तो सबसे पहले मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना चाहिए। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब हो जाएगा मेरे पास 6 ओम। ठीक है, मतलब इन तीनों की जगह अगर मैं खाली एक ही रेजिस्टेंस यूज करता तो वो मुझे कितने का करना चाहिए था, 6 ओम। 6 ओम के अक्रॉस मेरे पास कितने की बैटरी लगी हुई है, 12 वोल्ट की। तो करंट कितना फ्लो होगा, तो वो मैं ओम्स लॉ से पता कर लूंगा। ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल टू होता है IR। बैटरी कितने वोल्ट की लगा रखी है आपने, 12 की। करंट हमको पता नहीं है, रेजिस्टेंस कितने का, टोटल 6 का। तो I इक्वल टू हो जाएगा 12/6 मतलब 2 एम्पियर। तो मतलब सर्किट से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर जब करंट, देखो हमको ये तो पता लग गया कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है ना, मैं इसको दो तरह से दिखा सकता हूँ। क्या कि पॉजिटिव टर्मिनल पर 12 वोल्ट और नेगेटिव टर्मिनल पर 0 वोल्ट, या मैं ऐसा भी बता सकता हूँ कि पॉजिटिव टर्मिनल पर 6 वोल्ट और नेगेटिव टर्मिनल पर -6 वोल्ट। देखो दोनों ही केस में बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा इट इज 12 वोल्ट, है ना। ये दोनों तरीके से हम दिखा सकते हैं। और सर्किट से करंट कितने का हो रहा है, 2 एम्पियर का फ्लो। ये कितना है तुम्हारे पास, 1 ओम। तो अब देखो इस 1 ओम के, अगर मैं ये मान के चलूं कि इधर 12 वोल्ट है और इधर 0 वोल्ट है, तो इस एंड पर कितना पोटेंशियल लगता है, 12 वोल्ट। यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वो हमको पता करनी है, यहाँ पर कितनी होगी, और यहाँ पर तो देखो सीधा लिख रहा है 0 वोल्ट है। ठीक, अब देखो ध्यान से समझो कि जब 1 ओम से 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है IR1। हमने यही तो लिखा था, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V2, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो 2 एम्पियर का जब 1 ओम से पास होगा तो कितने का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, 2 वोल्ट का। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट का। मतलब ये रेजिस्टेंस पोटेंशियल को कितने से गिरा देता है, 2 वोल्ट से गिरा देता है। 2 वोल्ट से गिरा देगा तो इस एंड पे कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। तो ये जो होता है ना V1, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर। तो देखो इस 1 ओम के दोनों एंड पर जो पोटेंशियल में डिफरेंस है, पोटेंशियल में डिफरेंस मतलब 12 माइनस 10, ये है 2 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली V2 अगर होगा तो V2 कितना होगा, IR2। करंट कितने का है, 2, क्योंकि सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सबसे करंट सेम पास होता है। और इनटू R2 कितना हमारे पास, ये हमारे पास है 2 ओम और ये है हमारे पास 3 ओम। तो कितने का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, 4 वोल्ट का।
तो मतलब ये रजिस्टर वोल्टेज को गिरा देता है 4 वोल्ट से। तो 6 10 में से 4 वोल्ट गया तो इस एंड पे कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, यानी 2 ओम के दूसरे एंड पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा हमको 6 वोल्ट, है ना। क्योंकि देखो ये क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू 10 - 6 मतलब 4 वोल्ट। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितने का मिलेगा 4 वोल्ट का। और V3 हमको फाइंड आउट करना है, तो दिख ही रहा है 6 - 10 6 वोल्ट का हो गया। IR3 इक्वल टू 2 × 3 मतलब 6 वोल्ट। तो यहाँ से क्लियर है बात कि ये कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट का। ओके, तो अगर हम देखें तो V3 जो है इट इज़ 6 - 0 6 वोल्ट का। तुम्हें समझ में आ गया ये पोटेंशियल, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूँ ना, ये दो एंड के पोटेंशियल में डिफरेंस है। जैसे 1 ओम का जो पोटेंशियल डिफरेंस देता है इट इज़ 2 वोल्ट का, तो उसके दोनों एंड्स पर पोटेंशियल कितने होंगे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चेक करके बताएं मेरी बात क्लियर है क्या। ठीक है, तो मैं ऐसा ही क्वेश्चन आपको करने को दे रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे सॉल्व करके। ये है सपोज 3 ओम 4 ओम और 1 ओम। ठीक है, और हमारे पास बैटरी लगी हुई है सपोज 24 वोल्ट की। ठीक, मैं क्या क्या जानना चाहता हूँ। नंबर 1, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। नंबर 2, सर्किट से करंट कितना फ्लो हो रहा है। नंबर 3, यहाँ पर मैं पोटेंशियल जानना चाहता हूँ V1, और यहाँ पर पोटेंशियल जानना चाहता हूँ V2। इसकी जगह V, चलो ठीक है, मुझे V1, अच्छा तुम कंफ्यूज ना हो जाओ V1 और V2 से, मैं बोलता हूँ कि ये M पॉइंट है और ये N पॉइंट है। मैं N पॉइंट पर और N पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहता हूँ। अगर ये 12 और 0 नहीं, चलो अच्छा दूसरी तरह से करते हैं अपन। अगर यहाँ पोटेंशियल +12 वोल्ट और यहाँ पर -12 वोल्ट है, तो मुझे आप VM और VN का वैल्यू फाइंड आउट करके बताएंगे। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, ट्राई करें। ट्राई कर लिया होगा आपने, चेक करते हैं राइट है या रॉन्ग बताएंगे। सुने, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा R1 + R2 + R3 विच इज़ 3 + 4 + 1 8 ओम। करंट होता है V/R, है ना, V इक्वल टू IR से। तो वोल्टेज है हमारे पास 24 का अपॉन रेजिस्टेंस 8, तो दिस इज इक्वल टू 3 एम्पियर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, देखें, फाइनल माइनस इनिशियल। एक एंड देखो क्या है, एक लेवल में ले लूँ 0, तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो 12 वोल्ट से ऊपर है और नेगेटिव टर्मिनल -12 वोल्ट से नीचे है। तो ये डिफरेंस जो है इट इज़ 24 वोल्ट का पोटेंशियल में डिफरेंस, एक हायर है और एक लोअर है। तो 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर हम देखें
इस एंड पर कितना वोल्ट लगता है? 12 वोल्ट। और फर्स्ट जो रजिस्टर है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना देता है हमको? V1 इक्वल टू IR1। तो 3 × 3 कितने का देता है ये? 9 वोल्ट का। और V2 हमको कितना मिलता है? IR2 मीन्स 3 × 4, ये कितने का पोटेंशियल डिफरेंस देगा? 12 वोल्ट का। V3 IR3 ये हो जाएगा 3 × 1 मतलब 3 वोल्ट का। तो पोटेंशियल में डिफरेंस फर्स्ट जो हमको देगा वो 9 वोल्ट का दे रहा है, तो 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी ये कितने का पोटेंशियल डिफरेंस? 9 का दे रहा है, तो ये हमारे पास बचेगा 3 वोल्ट, है ना। फिर इस एंड पर 3 है और ये कितने का पोटेंशियल ड्रॉप दे रहा है हमको? ये हमको पोटेंशियल ड्रॉप दे रहा है 12 का। ये 12 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप दे रहा है। तो 3 - 12 हो जाएगा -9। ठीक है। और लास्ट वाला हमको दे रहा है 3 वोल्ट का। तो इस एंड पर दिख ही रहा है हमको -12 वोल्ट हो गया। तो -9 - 3 -3 करोगे तो -12 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर होगा VM हो जाएगा हमारे पास 3 वोल्ट एंड VN हमारे पास हो जाएगा -9 वोल्ट। ये आंसर होंगे, चेक करके बताएं राइट है या रॉन्ग। गुड। नेक्स्ट चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। देखो एक बात और ध्यान रखना, जब रजिस्टर सीरीज में कंबाइंड होते हैं ना, तब उनमें कॉमन क्या होता है? करंट सेम होता है। तीनों में से जो फ्लो होने वाला है करंट, इट इज सेम। और ये रिलेशन हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ऑब्टेन किया। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा? सेम होगा। अब यहाँ पर तुम्हें जैसे सर्किट का एग्जांपल बता रहा हूँ, सिंपल सर्किट। 3 रजिस्टर है हमारे पास, R1 R2 R3। इनको पैरेलल में कनेक्टेड तब बोलेंगे जैसे फर्स्ट तुम्हारे पास रजिस्टर है, इसकी दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने ले लिया है सपोज V का, दूसरे को भी इसी पोटेंशियल डिफरेंस के एंड से हमने जोड़ दिया, तीसरे वाले रजिस्टर को भी इसी पोटेंशियल डिफरेंस। तुम देखोगे तीनों की दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V। अब बैटरी टोटल करंट I फ्लो कराती है ना। सर्किट ऐसा मान लो, या तुम इसको ऐसे भी सपोज कर सकते हो, यूं भी R1 R2 दोनों सेम ही बात है। ये जो करंट I आया इस एंड पर, वो 3 ब्रांचेस में बटेगा। पहले से I1, दूसरे से I2 और थर्ड से I3। उस रजिस्टर से ज़्यादा करंट जाएगा जहाँ पे रजिस्टेंस कम हो, है ना। तो ये जो I करंट आया था वो 3 ब्रांचिंग ले लेगा, I1 I2 I3। ठीक है। फिर वापस से जोड़ करके फिर से I बन जाएंगे, इस एंड पर आके वापस I बन जाएंगे। यहाँ पर तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे बैटरी ने 1 सेकंड में Q अमाउंट का चार्ज दिया है, वही चार्ज तो 3 ब्रांचिंग में बटेगा। तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से बोल सकता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो I है यही तो 3 ब्रांचिंग लेता है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। फिर हम ओम्स लॉ से जानते हैं। अब देखो इन तीनों की जगह अगर मैं एक ही रजिस्टर यूज करूं जिसका रेजिस्टेंस R हो, सेम वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करूं और सेम वैल्यू का करंट लूं, तो देखो हमें पता है V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो I को हम क्या लिख सकते हैं, V बाय आर। तो जैसे एक एक सीन हमारे पास 3 रजिस्टर का और एक सीन हमारे पास एक रजिस्टर का, सिंगल रजिस्टर होगा तो हम इसको लिखेंगे V बाय आर, और I1 को मैं लिखूंगा V बाय R1, है ना, प्लस I2 को मैं लिखूंगा V अपॉन R2, प्लस इसको मैं लिखूंगा V अपॉन R3। V कॉमन लेकर के मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा 1 अपॉन R, मतलब इफेक्टिव का रेसिप्रोकल इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्स। तो हमारे पास पैरेलल में ये फॉर्मूला मिल जाएगा, और इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। अगर तुम्हें रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो सीरीज में जोड़ो, रेजिस्टेंस कम करना हो तो पैरेलल में जोड़ दो। अब तुम्हें जैसे क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो 3 रजिस्टर्स हैं हमारे पास, एक है 1 ओम, दूसरा है 2 ओम और तीसरा है 3 ओम, और बैटरी सपोज मैंने दे दी है 10 वोल्ट की। तो मुझे पता करना है नंबर 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नंबर 2 मान लो फर्स्ट रजिस्टर से करंट फ्लो कर रहा है I1, सेकंड से I2 और थर्ड से I3। तो मुझे I1, I2 और I3 पता करना है, और फर्स्ट रजिस्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, सेकंड में V2 और थर्ड में V3 है, तो मुझको वो भी पता करना है। ओके, और बैटरी ने टोटल कितना करंट फ्लो किया है वो भी पता करना है। ठीक, तो ये तीनों का पता करने थे। तो मुझे फर्स्ट वाला का जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे पता है कि 1 अपॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। इनका एलसीएम आ जाएगा 6। तो 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 तो 3, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 तो ये 2। तो 1 अपॉन R इक्वल टू 11 बाय 6। तो R का वैल्यू हो जाएगा 6 अपॉन 11 ओम। ध्यान रखना जो सबसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा ना वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा आ जाएगा। यानी सबसे छोटा रेजिस्टेंस यहाँ 1 ओम है, तुम देखो इक्विवेलेंट जो आया वो 1 से भी छोटा आ गया, तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटी वैल्यू तुम्हें मिलेगी। तो इफेक्टिव हो जाएगा 6 अपॉन 11 ओम। अब हम निकाल सकते हैं बैटरी कितना टोटल करंट देती है। तो I इक्वल टू V बाय आर, ठीक है। या सपोज हम पहले फर्स्ट वाले से रेजिस्टेंस निकाल लें, तो I1 निकालना हो तो V अपॉन R1। तुम देखो सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 10 का, तो 10 अपॉन 1। तो फर्स्ट वाले से करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। हमारे पास है वन ओम, 2 ओम, 3 ओम,
बैटरी हमारे पास 10 वोल्ट की, हमें फाइंड आउट करना है I1, I2, I3। हम देखें तो 1, 2 और 3 तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 का ही है, तीनों पैरेलल में। तो I1 जो हो जाएगा इट इज इक्वल टू V अपॉन R1। तो 10 अपॉन 1, तो इट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। I2 फाइंड आउट करना है, तो V अपॉन R2 इक्वल टू 10 अपॉन 2 मीन्स 5 एम्पियर। I3 फाइंड आउट करना है, तो V अपॉन R3, तो 10/3 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमको तीनों से मिल गई। थर्ड क्वेश्चन जो था V1 यानी फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इट इज 10 वोल्ट। सेकंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इट इज आल्सो 10 वोल्ट, क्योंकि तीनों पैरेलल में, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। अब बैटरी ने टोटल कितना करंट फ्लो किया है, तो I इक्वल टू V अपॉन R करना। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हमारे पास था इट इज 6/11, तो इट इज इक्वल टू 110/6 एम्पियर। तो बैटरी टोटल इतना करंट प्रोवाइड करती है, मतलब बैटरी से यहाँ से चलता है 110/6 एम्पियर, और यहाँ आकर मिलता है हमको 10 एम्पियर का, यहाँ पर हमको मिलता है 5 एम्पियर का, और सबसे कम करंट हमको मिलेगा 10/3 एम्पियर का। तो आप देख सकते हो जहाँ पर रजिस्टेंस लोएस्ट है वहाँ पर करंट हाईएस्ट है। चेक करके बताएं, कोई डाउट? क्लियर है क्या बात? ओके, एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। सपोज एक है हमारे पास 10 ओम, एक है 15 ओम, और एक है 3 ओम। और बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है सपोज I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3। आपने फाइंड आउट करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, नंबर 2 करंट प्रोवाइडेड बाय बैटरी, नंबर 3 करंट थ्रू इंडिविजुअल रजिस्टर्स, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। ट्राई करें, आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे। देखें, हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम जानते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/3। एलसीएम हो जाएगा इनका 30, यहाँ आएगा 3 प्लस 2 प्लस 10, तो ये हो जाता है हमारे पास 15/30, और ये हो जाता है 1/2। तो मीन्स 1/R इक्वल टू 1/2 इम्प्लॉइज दैट R इक्वल टू 2 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस तीनों का हो जाएगा 2 ओम। मतलब इस सर्किट में तुम ये 3 रजिस्टर लगाते या सिंपली 2 ओम का लगाते, सेम करंट फ्लो होता। ओके, अब बैटरी ने जो करंट दिया है इट इज़ V/R। तो 10 वोल्ट की बैटरी थी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ओम का था, तो 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से निकलेगा
5 एम्पियर। अब वो ब्रांचिंग लेगा अलग अलग, ठीक है। तो ये था 10 ओम, 10, 15 और 3, 10, 15 और 3 ओम। और बैटरी थी हमारे पास 10 वोल्ट की, ठीक है। तो बैटरी ने यहाँ से करंट 5 एम्पियर का फ्लो कराया, यहाँ से करंट निकालना है ना, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। तो I1 हमारे पास हो जाएगा 10/10 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यहाँ से फ्लो करेगा 1 एम्पियर। I2 V/R2 मीन्स 10/15 मीन्स 2/3 एम्पियर, ओके। और I3 इसी तरह से हम निकाल लेंगे, V/R3 मीन्स 10/3 एम्पियर। आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको वही 5 एम्पियर मिलेगा। तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें I1 का वैल्यू हो गया 1 एम्पियर, I2 हो गया 2/3 एम्पियर एंड I3 हो जाएगा 10/3 एम्पियर। अगर आप चेक करना चाहोगे 1 प्लस 2/3 प्लस 10/3, एलसीएम हो जाता है 3, 3 प्लस 2 प्लस 10, आप पाएंगे इट इज़ 15/3 विच इज़ इक्वल टू 5 एम्पियर, है ना। टोटल करंट वही 5 एम्पियर का ही मिलेगा आपको। और फोर्थ, तीनों पैरेलल में है तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। आप देखोगे तीनों ही 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो V1 इक्वल टू 10 वोल्ट, V2 इक्वल टू 10 वोल्ट एंड V3 इज ऑल्सो इक्वल टू 10 वोल्ट। आप बताएं राइट है या रॉन्ग है आपका आंसर। एलसीएम में प्रॉब्लम आ रही, ओके। तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जैसे आपने एलसीएम निकालना था इन तीन का, ठीक है। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, अब तुम्हें 3 का, 15 का और 10 का एलसीएम निकालना था। अब देखो जैसे 2 से डिवाइड करूं तो 3 तो डिवाइड होगा नहीं, 15 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स। अब 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम्स 1, 3 5 टाइम्स और 5 डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से डिवाइड करूंगा तो 1, 1 और 1, ठीक है। तो अब ये सारे डिवाइड हो गए। तो ये वो कॉमन नंबर है जो जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली में एलसीएम वो नंबर होता है जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड कर पाए। तो अगर मैं इनको देखूं तो इट इज 30। अब देखो 30 को 10 भी डिवाइड कर सकता है तो कितना आएगा 3, 30 को 15 भी डिवाइड कर देगा, कितना आएगा 2, 30 को 3 भी डिवाइड कर देगा तो 10। तो ऐसे जब तुम एलसीएम लेते हो ना 30, तो 10 डिवाइडेड बाय 30 तो कितना हुआ 3, 15 डिवाइडेड बाय 30 कितना हुआ 2, 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ 10। तो इस तरीके से हम उसको लाते हैं। चेक करो, देखो कोई डाउट। क्लियर है बात, एलसीएम कैसे लेते हैं हम। जिन भी नंबर का एलसीएम लेना उनको एक साथ लो, फिर नंबर से डिवाइड करके, यानी तुमको हर डिजिट को 1 बनाना है। तो जिन नंबर से डिवाइड करके वो 1 होती हैं वो करते जाओ। जैसे 10 डिवाइड हो जाता 2 से, तो मैंने पहले 2 नंबर ले लिया, ओके। अभी हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग अलग देख लिया, अब हम इनको कंबाइंडली देखते हैं कि दोनों अगर एक साथ आ जाएं तो मिक्स कॉम्बिनेशन आ जाए। तो एक क्वेश्चन मिक्स कॉम्बिनेशन का, मान लो एक है तुम्हारे पास 2 ओम का रजिस्टर,
एक है 3 ओम का और एक है 6 ओम का। और ये कनेक्टेड हैं एक 10 वोल्ट की बैटरी से। ओके, तो अभी मैं जानना चाहता हूँ नंबर 1 सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, नंबर 2 तीनों रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट। मतलब सपोज यहाँ से फ्लो हो रहा है I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3। तीनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी टोटल कितना करंट फ्लो करा रही वो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैं देखता हूँ कि 3 और 6 पैरेलल में है, तो पहले इनका रेजिस्टेंस इफेक्टिव में निकाल देता हूँ। 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम निकालना हो तो देखो तुम क्या करोगे, 3 और 6 तुम एक ऐसा कॉमन नंबर लाना है। अगर तुम्हें एलसीएम निकालना भी नहीं आता ना तो एक इजी तरीका बताता हूँ। तुम क्या करो, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब 3 से इस नंबर को डिवाइड करो, तो 3 × 6 को तुम 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बचेगा 6, प्लस रिमाइंडर को ऊपर लिखना होता है। फिर 3 × 6 को डिवाइड करो 6 से। अगर एलसीएम नहीं निकालना आता तो इस तरीके से चले जाना, तो +3। ये तुम्हारे पास बच जाएगा 9 अपॉन नीचे आ जाएगा 18, तो 18 डिवाइडेड बाय 9 तो 1/2। तो इन दोनों का इफेक्टिव कितना हो गया 2। तो एक्चुअली अब तुमने सर्किट को कैसे बदल दिया, ये 2 ओम अब 3 और 6 की जगह कितने का लगा हुआ है 2 ओम का। अब हमारा सर्किट ये हो गया। हम सर्किट को अभी और इजी कर देते हैं। ये वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव, अब इन दोनों का निकालना हो तो 2 और 2 सीरीज में तो कितने हो जाएगा 4 ओम। तो हमारे पास बैटरी से 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। अब बैटरी कितना करंट देगी, I = V/R, मतलब 5/2 मतलब 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो बैटरी से 2.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब देखें कि 2/2.5 एम्पियर जब फ्लो करता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने कितना निकाल लिया 4 ओम। तो ये फर्स्ट 2 ओम से तो यही पूरा का पूरा करंट जाएगा, यहाँ तो कोई ब्रांचिंग हो नहीं रही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 एम्पियर। अब ये 2.5 दो ब्रांच में बटेगा, 2 और 3 में। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो मेरी बात समझे। यहाँ से जा रहा है 2.5 एम्पियर और यहाँ से भी जा रहा है 2.5 एम्पियर। तो ये जो दो पैरेलल कॉम्बिनेशन थे, देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V होता है IR। तो करंट है 2.5 का, रेजिस्टेंस है 2 का, तो कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना लग रहा है 5 वोल्ट और यहाँ पे भी कितना लग रहा है 5 वोल्ट। तो अब आप समझो कि ये जो 3 ओम और 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 5 वोल्ट का यहाँ पर और 5 वोल्ट का यहाँ पर। तो 5 वोल्ट का है। अब तुमको देखो पता है कि तुमको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आई निकाल लोगे ना। I2 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब I होता है V/R। तो V/R, तो V कितने का 5 का और रेजिस्टेंस कितने का 3 का, तो इतना एम्पियर। तो भाई देखें I2 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 5/3 एम्पियर। इसी तरह से अगर तुम्हें I3 निकालना है तो V/R से 5 वोल्ट का अपॉन R है 6, तो I3 हो जाएगा 5/6 एम्पियर। ओके, अब V1 तो हमको दिख गया, ये V1 है और V2 और V3 की वैल्यू 5 वोल्ट है। तो देखें V1 हमारे पास हो जाएगा 5 वोल्ट, V2 भी हो जाएगा हमारे पास 5 वोल्ट और V3 भी हो जाएगा हमारे पास 5 वोल्ट। और बैटरी ने टोटल कितना करंट दिया है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। ये बैटरी ने टोटल करंट दिया 2.5 एम्पियर का। तो बैटरी हमारे पास करंट देती है 2.5 एम्पियर का। चेक करके बताएं, कोई डाउट हो तो। कोई डाउट है क्या इसमें? ओके,
अब इस जैसा एक क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन है एक है 10 ओम, एक है 15 ओम, और एक है 4 ओम। और बैटरी कनेक्टेड है हमारे पास 10 वोल्ट की। सपोज बैटरी टोटल करंट देती है आई का, उसमें से I1 यहाँ से फ्लो करता है, I2 यहाँ से फ्लो करता है, और यहाँ से तो पूरा आई फ्लो करेगा। और तो फर्स्ट आपने फाइंड आउट करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, नंबर 2 बैटरी कितना करंट प्रोवाइड करती है, नंबर 3 I1, I2 और I3 का वैल्यू, सिमिलरली इन सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, सभी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करेंगे। आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे। देखें 10 और 15 पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम निकाल लेते हैं। 1/पैरेलल इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप 10 इंटू 15 को मल्टीप्लाई कर दो नीचे, और फिर अगर 10 इंटू 15 को 10 से डिवाइड करोगे तो 15 रिमेनिंग रहेगा, प्लस अगर 10 इंटू 15 को 15 से डिवाइड करोगे तो 10 रिमेनिंग रहेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 25/150, या इसको भी अलग अलग रहने दो क्योंकि हमको कैंसिल करने, डिवाइड करने में आसानी होगी। तो 5 टाइम्स और 5 3 टाइम्स और 5 2 टाइम्स, तो 1/6। तो ये हमारे पास इफेक्टिवली आ जाएगा 6 ओम। हमने बेसिकली क्या कर लिया, 10 और 15 की जगह क्या लिया है, 6 ओम, और इसके साथ 4 ओम है, और बैटरी कनेक्टेड है 10 वोल्ट की। ठीक है, तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 10। ठीक है, अब 6 और 4 सीरीज में है तो इनका इफेक्टिव हो जाएगा 10 ओम, और बैटरी कनेक्टेड है 10 ओम की, 10 वोल्ट की। तो I इक्वल टू V/R होता है। तो बैटरी है 10 वोल्ट की, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है 10 का, तो 1 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे 2 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए। हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया है 10 ओम का, और बैटरी जो करंट प्रोवाइड कर रही है वो है 1 एम्पियर का। ठीक है, अब देखें कि बैटरी 1 एम्पियर का करंट फ्लो करा रही है, तो 1 एम्पियर का जब 10 और 15 से इफेक्टिवली पास होता है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 6 वोल्ट का। ठीक है ना, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, IR। करंट कितने का, 1 का, जब 6 ओम से जाएगा तो कितना दे देगा, 6 वोल्ट, और यहाँ पर आ जाएगा 4 वोल्ट। ठीक, तो हमारे पास ये थे 10 ओम का और 15 ओम का इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ से करंट पास हो रहा था, टोटल 1 एम्पियर का करंट आया, उसको ब्रांचिंग लेनी है। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट का। अब तुम्हें पता है करंट निकालना है तो I इक्वल टू V/R पता होना चाहिए। तो V है 6 का, और वोल्टेज है और रजिस्टेंस है 10 का, तो ये हो जाएगा 0.6 एम्पियर। तो 10 ओम से कितना फ्लो हो जाएगा, 0.6 एम्पियर। और जो बचा हुआ है 0.4 एम्पियर वो 10 से जाएगा। अगर तुम्हें ये भी निकालना हो, ये तो था I1, और I2 फाइंड आउट करना है, तो वोल्टेज है 6 का और रजिस्टेंस है 15 का, तो 3 टाइम्स 2 और 3 5, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर, है ना। तो यहाँ से जाएगा
0.4 एम्पियर, और 4 से तो टोटल पूरा करंट ही जाएगा 1 एम्पियर का। तो देखो ये हमारे पास यहाँ से फ्लो हो रहा है 0.6 एम्पियर, यहाँ से फ्लो हो रहा है 0.4 एम्पियर, और यहाँ से तो टोटल 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो हमारे पास वैल्यू जो है I1 हो गया हमारे पास 0.6 एम्पियर, I2 हमारे पास हो जाएगा 0.4 एम्पियर, और I3 हो जाएगा हमारे पास 1 एम्पियर। अब V1 हमको पता है ना, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट का, और इसके अक्रॉस कितना है, 4 वोल्ट का। तो V1 है हमारे पास 6 वोल्ट, और V2 दोनों क्योंकि पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम आएगा, और V3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 वोल्ट। तो ये हमने सारे पार्ट सॉल्व कर दिए, और मुझे बताएंगे राइट या रॉन्ग। अपने आंसर चेक करें और बताएं मुझको। गुड। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे, कोई डाउट होगा तो कल वाली क्लास में हम देख लेंगे, ठीक है। अब सुने मेरी बात बहुत ध्यान से, आज की क्लास हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। नंबर 1, कल मैंने आपको शेयर किए कुछ पीडीएफ्स, उसमें जैसे उसके अंदर माइंड मैप है हर चैप्टर का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कल और मैंने आपको जो क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट है जो बोर्ड पूछता है वो भी शेयर किए। टोटल ABCD सेक्शन हैं, उसमें अलग अलग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, असर्शन रीजन भी आते हैं, और 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। लास्ट ईयर के पेपर्स भी मैंने शेयर किए हैं, वो भी देखना। अब तुमको है ना इसी तरह से प्रिपरेशन करनी है, तो मैं जो टेस्ट लूँगा वो इसी पैटर्न पर लेने वाला हूँ, उसकी तैयारी करके रखेंगे आप। पुराने जो अभी जो तुम्हारे जैसे 2 चैप्टर हो गए, उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पिछले पेपर्स में आए हैं वो देख सकते हो आप, है ना, किस किस तरह का पैटर्न आया हुआ है। और प्लस मेरे साथ साथ ही एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए, यहाँ तक जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है एनसीईआरटी वहाँ तक कर लेना, बीच के सारे इंटेक्स कर लेना। चैप्टर 1 हो चुका हुआ होना चाहिए, चैप्टर 2 हो चुका होना चाहिए, चैप्टर 3 रनिंग में होना चाहिए। एनसीईआरटी मेरे साथ साथ करना, क्योंकि हम लोग बहुत फास्ट पेस से चल रहे हैं। अगर तुमने साथ साथ में नहीं किया हुआ तो ब्लैंक हो जाएगा, फिर वो याद नहीं आएगा और रिवीजन बड़ा दिक्कत का काम हो जाएगा, फिर पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको। तो बेटर वे है कि मेरे साथ साथ प्रिपेयर करना, एनसीईआरटी को ढंग से प्रिपेयर करना, जो क्वेश्चंस तुम अटक गए थे उन क्वेश्चंस को फिर ट्राई करना, मेरी क्लास के तत्काल बाद रिवीजन करना, आज की क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया उसको रिवाइज करना, जो तुमको डेरिवेशंस कराए उन डेरिवेशंस को लिख करके देखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम साथ साथ में पैरेलल में करते रहना। तो वो जो शेयर किए हैं वो भी बोर्ड के हिसाब से सारा क्लियर है। ओके, ठीक है, बस इतना। तो क्लास एंड कर रहा हूँ मैं। मेरे साथ साथ बार बार वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे साथ साथ ही रहना, मेरे साथ साथ एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए। मैं जहाँ पर हूँ उसको लिंगर ऑन नहीं करना, नहीं तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, फिर याद नहीं आएगा ये। चलो ठीक है, आज की क्लास हम एंड करते हैं।